नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकवादी हमले के 2 दिन बाद सैन्य अधिकारियों ने घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया तो 22 गढ़वाल रेजिमेंट के जवान आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत ही खुद को संभाल लिया। उन्होंने अपने घायल साथियों की रक्षा के लिए 5100 से अधिक राउंड गोलियां चलाई और आतंकवादियों को कठुआ की पहाड़ियों में भागने पर मजबूर कर दिया। अतिरिक्त बलों के पहुंचने से पहले 2 घंटे से अधिक समय तक लगातार गोलीबारी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जम्मू संभाग में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हों, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं, इसमें पाकिस्तान का भी फर्ज बनता है। जिस तरह के जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया टीम जो है वो पाकिस्तान चैंपियंस, ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? अभी काफ़ी साल हो गए हमने बायलैटरल एक दूसरे के मुल्कों में नहीं खेला है। अब टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हैं। ठीक है ना? उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कांवड़ मेला की तैयारियों पर बताया कि कांवड़ मेला कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंध, लोगों की धार्मिक आस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वर्ष कांवड़ मेला 22 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। 1 जुलाई को मेरी अध्यक्षता में एक अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी जिसमें 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था। इसके अलावा सीएपीएफ के अधिकारियों ने भी भाग लिया था। हमारा प्रयास भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन का भी उपयोग करना होगा। देखिए, कांवड़ मेला जो है वो उत्तराखंड पुलिस के लिए लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से और सबसे महत्वपूर्ण है जो लोगों की धार्मिक आस्था है, जो तीर्थ यात्रा है, उसकी दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। और हर साल इसकी डेट्स तो थोड़ा शिफ्ट करती रहती हैं। इस वर्ष 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का कांवड़ मेले का समय निर्धारित हुआ है। और इस कांवड़ मेले की तैयारी के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने 1 जुलाई को ही एक मेरी अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय बैठक हुई थी जिसमें 8 राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ हमारी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सीएपीएफ हैं, उनके भी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें शामिल हुए थे। कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ लोग यहाँ पे देहरादून आके। और इसमें जो कांवड़ मेले के मैनेजमेंट की जो देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो हरिद्वार के अंदर जो मेला क्षेत्र है वहां पर हमारी क्राउड मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो पार्किंग की स्ट्रैटेजी है, एक तो उसको लेके वो हमारी इन हाउस उत्तराखंड पुलिस की इन हाउस चुनौती होती है। तो उसके बारे में भी हमने और राज्यों को अवगत कराया ताकि वो उनको भी समझ में आए कि ये जो हमारी इन हाउस स्ट्रैटेजी है ये बाहर जो बाकी उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन करना है उसके साथ कैसे फिट बैठेगी। और उसके अलावा जो अन्य राज्यों से हमारा जो रहता है वो मेन चीज है ट्रैफिक मैनेजमेंट में उनका सहयोग। तो आप देखते हैं यहां से लेकर दिल्ली तक नेशनल हाईवे पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ डाइवर्जन्स किए जाते हैं। अच्छा, भीड़ के दबाव को देखते हुए अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रूट डाइवर्जन प्लान लागू होते हैं। तो इस बार भी उस पर ट्रैफिक प्लान, यूपी पुलिस भी अपना ट्रैफिक प्लान लेके आई थी क्योंकि सारा जो कांवड़ मेले की भीड़ है वो उत्तर प्रदेश के जनपदों के माध्यम से ही हमारे पास आती है। दिल्ली अपनी समस्या है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों से अब हजारों लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री आ रहे हैं। तो उन राज्यों के साथ भी हमारा ट्रैफिक प्लान तैयार हो चुका है। हमारा इन हाउस भी हमने जो ट्रैफिक और पार्किंग और क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो करना है उसके बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि ड्रोन्स का भी एक्सटेंसिव इस्तेमाल किया जाए।
क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, तो वो एक इनोवेशन है। दूसरा मतलब भीड़ का आकलन भी जो है हम कोशिश करेंगे और साइंटिफिक तरीके से किया जाए, क्योंकि जो अभी जो क्राउड के आंकड़े हैं मैं समझता हूं वो उतने मतलब वो थोड़ा सा उसमें गेस वर्क का ज्यादा महत्व है, और हम कोशिश करेंगे कि और बेटर तरीके से क्राउड को, हम भीड़ को गिन पाएं, ताकि उसी हिसाब से हमारा ट्रैफिक प्लान और हमारा क्राउड मैनेजमेंट प्लान इम्प्लीमेंट हो सके। हर साल थोड़ा बहुत उसमें हम लोग बढ़ोतरी करते हैं। इस वर्ष सारे स्टेट और सेंट्रल की सारी फोर्सेस मिला के लगभग 7,000 विभिन्न बलों के पुलिसकर्मी इस कांवड़ मेले यात्रा में हरिद्वार में और हरिद्वार के आसपास जो मेला क्षेत्र है, ऋषिकेश, इस सब में डिप्लॉयड रहेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी अपनी फोर्स का जो अनुभव है कांवड़ मेले को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने का, और जो अन्य राज्यों से हमें जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, जो पॉजिटिव रिस्पांस है सभी राज्यों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों यानी कि भाजपा ने कहा था कि हम यूपी में स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम उनकी स्मार्ट सिटी को देख सकते हैं। वहां हर जगह जल भराव और कचरा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों के वाहन खाई में गिर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी उसी तरह खराब हो गई हैं। कल योगी सरकार के मंत्री ने बयान दिया कि दाल 100 रुपए से नीचे है, और फिर उसके बाद बड़ी जोर से हंसे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव और चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, जो चुनाव में मुद्दे उठाए गए थे महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो आम लोगों की समस्या है, इस समय आप उत्तर प्रदेश में देखोगे जिन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए, हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही हैं, और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बेकार हो गई हैं। बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी, तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया, और बेरोजगारी अभी भी वैसी दिखाई दे रही है, और उसी पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी की तलाश है। ये सरकार के लोग झूठ से चलाना चाहते हैं, और जो जमीनी हकीकत है उससे सरकार के लोग दूर हैं। जो महंगाई बढ़ी है उसके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। अगर किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, अगर किसान को सही कीमत सरकार नहीं उपलब्ध करा पा रही है, तो जो मुनाफा हो रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो मुस्कुराहट, जो हंसी, या जो जानकारी उन्हें नहीं थी, वो इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं। तो वो आपको, हमको ये समझना है कि आपको पता ही नहीं है, इसीलिए आपका और जनता का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी के लोग। तो क्या लग रहा है, ये सवाल करना चाहिए कि आखिरकार मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? आटा महंगा, दालें महंगी, सरसों का तेल महंगा, रिफाइंड तेल महंगा, और जितनी भी खाने पीने की चीजें सब महंगी। किसान को मुनाफा नहीं, आम आदमी को लाभ नहीं, तो आखिरकार किसकी जेब में मुनाफा जा रहा है? डीजल पेट्रोल महंगा, रशिया से संबंध अच्छे हैं, तेल रशिया से न केवल सस्ता मिल रहा है बल्कि पुराने रेट पे सस्ता मिल रहा है, और क्योंकि रशिया को अपने संबंध भी ठीक करने हैं तो छूट भी दे रहा है। सोचो, छूट मिल रही इनको, पुराने रेट पे मिल रहा है, फिर भी डीजल पेट्रोल जनता के लिए महंगा, तो मुनाफा किसकी जेब में? ये तमाम सवाल है, इसका समय समय पे सरकार ध्यान हटाती है। प्रधानमंत्री जी यूक्रेन गए हैं वहाँ पे, लेकिन उनके जाते ही रूस गए हैं वहाँ पे, युद्ध वहाँ पे मिसाइल अटैक होती है यूक्रेन में, उसी वक्त पे कैसे देख रहे हैं आप? अभी इस पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है। अभी जब लोकसभा में प्रधानमंत्री जी अपना पक्ष रखेंगे, उस समय कई सवाल पूछे जाएंगे,
जम्मू कश्मीर में भी आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं, कैप्टन अंशुमन शहीद हुए हैं, उनकी मां ने बोला अग्निवीर योजना को लेकर कि गलत है। ये कश्मीर को लेकर के या हमारी सीमाओं को लेकर के जितना इनको सावधान होना चाहिए था, जितने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट वहाँ चालू करने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। फोर्स को पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्याप्त जो जानकारी मिलनी चाहिए, जिनके इंटेलिजेंस फेलियर है, उसकी वजह से न केवल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है, बल्कि हमारी बॉर्डर की भी सिक्योरिटी खतरे में है। और चीन के सवाल पर सरकार कुछ बोलती नहीं है। सुनने में आ रहा है, अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर ज़मीन कब्जा हो गई है उधर। आपके कई अखबार के साथी हैं जिन्होंने खबरें भी बनाई हैं और चलाई भी हैं। और सुनने में आ रहा है कि आज जो खबर आई है कि ज़मीन का सबसे बड़ा घोटाला और ज़मीन को भूमाफिया, ये अभी तक तो दूसरों को कहते थे, वो इसीलिए कहते थे कि आपका ध्यान दूसरी तरफ चले जाए। लेकिन जैसे सच्चाई सामने आ रही है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ज़मीनों का काम करने वाला कोई अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र वितरण बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की आवाज बुलंद हो रही है। एनडीए के सहयोगी दलों ने आवाज उठाई है कि विशेष राज्य का दर्जा मिले। नीतीश कुमार की जेडीयू, जीतन राम मांझी की हम और चिराग पासवान की एलजेपी ने भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा करने की मांग की है। जेडीयू नेता ने कहा कि विशेष राज्य बिहार की आवश्यकता है। हमने कहा बिना इसके हम विकास कर ही नहीं पा रहे। हमारे पास संसाधनों का अभाव है, इसलिए बिहार को विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। महाराष्ट्र कैडर की 2022 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर कथित तौर पर फर्जी सर्टिफिकेट जमा करके सिविल सेवा परीक्षा पास करने का आरोप है। कुछ दिनों से इसे हैरान कर देने वाले मामले की सोशल मीडिया पर भी जमकर चर्चा हो रही है। आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले को। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए फर्जी दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी प्रमाण पत्र जमा किए थे। मामला तब चर्चा में आया जब एक दिन पहले ही प्रोबेशन पूरा कर रही अधिकारी को पद के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद पुणे से वामिश ट्रांसफर कर दिया गया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने की। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी व इंडियन नेशनल लोकदल मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ आज चंडीगढ़ में संयुक्त प्रेस वार्ता में की गई। आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके हैं। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग प्रदेश में, तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप, आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट रही है उसको सत्ता से बाहर किया जाए, और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में यह फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर
जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ है, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर थे। इस दौरान बुधवार को पीएम मोदी के साथ प्रेस वार्ता में ऑस्ट्रियाई चांसलर 1955 में ऑस्ट्रिया के एक तटस्थ और स्वतंत्र देश के रूप में उभरने में मदद करने में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर प्रकाश डाला। पीएम मोदी के साथ प्रेस को बयान देते हुए नेमर ने 1950 के दशक में शुरू हुए भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते के बारे में बात करते हुए नेहरू की भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब शांति वार्ता की बात आई तो भारत और ऑस्ट्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदारी और समर्थक था, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य संधि को निष्कर्ष तक पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं सहित सभी महिलाओं पर लागू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि समय आ गया है कि भारतीय पुरुष गृहिणियों की भूमिका और बलिदान को पहचाने। स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। पहाड़ से लेकर मैदान तक को सराबोर कर चुका मानसून बुधवार को भी झमाझम बरसा। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन होने के कारण बद्रीनाथ राजमार्ग जोगीधारा और पातालंगा अवरुद्ध है। जोशीमठ में मंगलवार सुबह 7:30 बजे से अवरुद्ध मार्ग को बुधवार को भी नहीं खोला जा सका, जबकि पातालगंगा में राजमार्ग पर भारी मात्रा में मलबा व बोल्डर गिरे हैं। करीब 1500 से अधिक तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और मार्ग खुलने के इंतजार में हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।